सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पाठशाला। आई एम सहाना घोष और मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। एग्ज़ाम किसके थ्रू होगा, बीएचयू के थ्रू या सीयू ईटी के, उसका अभी कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं है, बट एग्ज़ाम तो होगा ही और आप लोग प्रिपेयर करेंगे ही। सो हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पढ़ाऊँगी उसके लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो मैं अभी बताने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीएचयू एंट्रेंस। यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ एग्जाम पैटर्न, बट अभी एग्जाम पैटर्न पे श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो अभी तक होता आया बीएचयू का पैटर्न वो मैं आपको बताऊंगी। फिर सिलेबस है और स्ट्रैटेजी एंड सजेशन। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके में हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट को एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है कि बैचलर डिग्री होगा तभी आप एमए कर सकते हैं। सो कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, जब 50% मार्क्स होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द एग्ज़ाम पैटर्न, ये भी अभी हम लोग को कंफर्मिटी नहीं है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न था वो हम बता रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन मोड में 2 घंटा टाइम होता है और 120 क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड, ये तो नॉर्मल है, एमसीक्यू ही बेस्ड होता है एंट्रेंस के लिए। और यहाँ पे 480 मार्क्स होगा, क्योंकि पर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर रॉन्ग आंसर होगा तो 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो आपको प्ले सेफ करना है कि आपको एडमिशन अगर चाहिए तो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। नाउ वी कम टू द सिलेबस। सिलेबस में यहाँ पे 10 मेन टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना ही है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी। ये जो पांचों है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर लिखा है मैंने, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने नीचे रखा है और ये ऊपर वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि सिलेबस में आखिर है क्या, पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम लोग पढ़ेंगे मनु से गांधी तक। मनु सबसे ज़्यादा ओल्ड है, सबसे ज़्यादा पहले थिंकर है जिन्होंने पॉलिटिकल स्टेट के बारे में बात किया कि एक सोसाइटी और एक स्टेट को किस तरह होना चाहिए। कौटिल्य ने भी उन्हीं की तरह बात किया। कौटिल्य हम लोग सब जानते हैं चाणक्य है। चाणक्य ने क्या बात किया कि स्टेट कैसे फॉर्म होता है, तो इसमें साप्तांग थ्योरी के बारे में इन दोनों ने ही बात किया है। साप्तांग थ्योरी में होता है कि स्टेट का क्या क्या पार्ट होता है, जैसे राजा होता है, मिनिस्ट्री होता है, ट्रेजरी होता है, आर्मी होता है। तो इन दोनों ने ही डिस्क्राइब किया है उसके बारे में। फिर विवेकानंद आते हैं। मदन मोहन मालवीय ने कैसे धर्म को डिस्क्राइब किया है, नेशनलिज्म को इम्पोर्टेंस दिया है मालवीय जी ने, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर गांधी है। गांधी ने भी स्टेट के बारे में कैसे बताया, उनका क्या थिंकिंग था, सत्याग्रह को फॉलो करना चाहिए और ट्रस्टीशिप होना चाहिए। ट्रस्टीशिप मतलब उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी किसी एक इंसान का नहीं है, वो सबका है। देन वी कम टू द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें प्लेटो से मार्क्स तक हम लोगों को पढ़ना है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लेटो ने डिस्क्राइब किया, उनसे पहले भी सोक्रेट्स थे, बट सोक्रेट्स का कोई भी रिटन मटेरियल नहीं है, तो उन्होंने प्लेटो ने बताया उनके बारे में, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। तो प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने स्टेट के बारे में कैसे बताया है। फिर एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल, वी ऑल नो दैट ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देन मैकियावेली। मैकियावेली पहले साइंटिफिक थिंकर है, पॉलिटिकल साइंस के पहले साइंटिफिक थिंकर है, क्योंकि उन्होंने डिवाइड किया है एथिक्स को और पॉलिटिक्स को। फिर आते हैं हॉब्स, लॉक्स और रूसो। इन तीनों को भी साथ में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने भी सेम चीज़ों को बताया है, लेकिन डिफरेंट वे में बताया है कि स्टेट कैसे होता है, नेचर ऑफ राइट क्या है, नेचुरल लॉ क्या है, और सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी तीनों ने ही डिस्क्राइब किया है, लेकिन डिफरेंट वे में बोला है। फिर आते हैं जेएस मिल। इन्होंने लिबर्टी और डेमोक्रेसी के बारे में बताया, मिल। फिर आते हैं हीगल और ग्रीन। इन दोनों को भी साथ में पढ़ा जाता है कि हीगल ने भी स्टेट के बारे में कैसे बताया और ग्रीन ने भी बताया। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है। इन्होंने डायलेक्टिव मटेरियल और हिस्टोरिकल मेथोडिज्म के बारे में बताया है। और क्लास स्ट्रगल, इन्होंने बोला है कि एक देयर शुड नॉट बी एनी सोसाइटी जहाँ पे क्लास हो, क्लासलेस सोसाइटी ये लोग फॉर्म करना चाहते थे। ये
तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको 2 पार्ट में मैंने लिखा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले तो जानना है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, डेफिनेशन क्या है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस तो ये तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, मेथड क्या है और अप्रोचेस क्या है। फिर आता है स्टेट। पॉलिटिकल साइंस के जानने के बाद आपको जानना है कि स्टेट क्या होता है, क्योंकि हर जो पॉलिटिकल थिंकर हम लोग देखे पिछले स्लाइड में उन्होंने स्टेट के बारे में डिस्क्राइब किया ही है। स्टेट तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तब भी था और आज भी है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ एंड नेचर, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है, क्योंकि सब थिंकर का अलग थॉट है। कुछ थिंकर बोलते हैं कि वो पहले से था, कुछ थिंकर बोलते हैं कि जब पीपल आ गए हैं उसके बाद कम्युनिटी फॉर्म होता है, उसके बाद विलेज फॉर्म होता है, विलेज के बाद स्टेट फॉर्म होता है। सो सबका अलग थिंकिंग है, वो हम लोग को पढ़ना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हम लोग जैसे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे जहाँ पे यूएस, यूके, यूएसए हर जगह का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है हम लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी ऑफकोर्स पढ़ना है, इंडिया। एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि ऑर्गन्स गवर्नमेंट का कितना पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कितने पार्ट है, सब पढ़ना हम लोग को। फिर सॉवरेनिटी, दैट हमारे जैसे इंडिया में सॉवरेंस है, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, नो अदर कंट्री कैन इंटरफेयर इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कितने फॉर्म्स हैं, मोनिज्म, ज्यूरिस्टिक, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल प्लूरलिज्म। फिर आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने लिखा है पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, नेशनलिज्म और फेमिनिज्म। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको प्रियम्बल में भी दिखता है, हमारे इंडियन प्रियम्बल में ये वर्ड मेंशन है। लिबर्टी है मतलब हम लोग को लिबरल है, हम लोग जहाँ हम लोग को जाना है हम लोग जा सकते हैं विदाउट एनीवन्स परमिशन। इक्वालिटी भी है, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, तो इक्वालिटी के बारे में भी पढ़ना है। सबके पास अपना राइट्स भी है, राइट्स गवर्नमेंट में दिया हुआ है, हम लोग कैसे अप्लाई होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। फिर है जस्टिस, दैट एवरीवन शुड गेट जस्ट डिसीजन, जज जो होते हैं उनका डिसीजन सबके लिए होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। फिर डेमोक्रेसी भी है, सिटीजनशिप, इंडिविजुअलिज्म, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको बाद में। फिर है फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज है अडल्ट वोट फ्रेंचाइज, कैसे वोटिंग सिस्टम क्या है, वोट कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। मेथड क्या क्या होते हैं उसका, हर जगह का अलग अलग होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो आपको पहले फोकस करना चाहिए सबसे पहले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बारे में है और इंडिया के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। सो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये नेशनल मूवमेंट आखिर हुआ क्यों था, कब से स्टार्ट हुआ था। हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, बट उसके पहले भी इंडिपेंडेंट वॉर हुआ था 1857 में। सो डिटेल में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। सो एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है जो हम लोग के सब लोग जानते हैं कांग्रेस के बारे में। 1885 में फॉर्म हुआ था, सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज़्यादा देर तक रूल भी किया था उन्होंने। उनका भी हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे कि मॉडरेट्स है, नरम दल है और गरम दल है, एक्सट्रीमिस्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है मुस्लिम लीग, जब इंडियन का अब हिंदू का जब खुद से बना है, जब पार्टी बना था तो मुस्लिम लोग भी चाहते थे कि उनका भी अलग से रिप्रेजेंटेशन हो, सो मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था। उसके बाद हिंदू महासभा भी फॉर्म हुआ था, तो इनका भी क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे सिस्टम में उस वक्त इंडिया पे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, उन्होंने जो सारे मूवमेंट किए वो भी पढ़ेंगे। होम रूल मूवमेंट, इसमें तो तिलक और वो थे एनी बेसेंट। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ 1923 में, जहाँ पे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। फिर जो चार्टर एक्ट्स फॉर्म हुआ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हर एक एक्ट में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये लागू हुआ था। सो 1861 का पढ़ना है, 1892 का पढ़ना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1909 है मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको हम लोग फोकस करेंगे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है राइज एंड ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था
वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो इसके साथ कंटिन्यू हो रहा है। ये पूरा 1947 तक एक्ट बना था, लास्ट एक्ट बना था 1947 में गवर्नमेंट का। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। फिर आता है क्रिप्स मिशन, जो कि फेल हो गया था। वो आया था हमारे लिए इंडिपेंडेंट के लिए, वो एक हमारे प्लान लेके आया था इंडिया में कि कैसे इंडिपेंडेंट करना है इंडिया को। और इंडिया को इंडिपेंडेंट क्यों करना है, क्योंकि वो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 में, तो इंडिया का सपोर्ट चाहिए था ब्रिटिशर्स को, लेकिन कैसे मिलेगा सपोर्ट। तो इसीलिए वो लोग प्लान किए थे कि जब अगर वॉर में साथ देंगे और जीतने के बाद हम आप लोग को इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन उसका कोई श्योरिटी नहीं था क्योंकि वॉर जीतने के बाद था, इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। फिर आया था कैबिनेट मिशन 1946 में, बट उस टाइम तक सब इंडियंस, सारे मुस्लिम भी और हिंदू भी अग्री कर गए थे कि हाँ ठीक है, हम लोग को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। पहले तो वो लोग चाहते थे स्वराज, सेल्फ रूल चाहते थे, बस कि रूल हम लोग करेंगे, बट बाद में आया था कंप्लीट रूल चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फिर कैबिनेट मिशन के बाद ही इसमें ही फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके बाद ही हम लोग को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। फिर गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और ये लास्ट एक्ट जो हमने बोला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो फॉर्म हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन, एम्स और ऑब्जेक्टिव। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, जैसे हर एक बुक में एक फर्स्ट पेज होता है, वो है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो एंड देन है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप है कि इंडिया के सब सिटीजन है, तो उसका अलग से आर्टिकल है दैट वी ऑल इंडियंस आर सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारे राइट्स क्या है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर एनफोर्सिएबल एंड राइटेबल, कि एनफोर्स किया जाएगा। अगर कोई राइट हम लोग को नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वो राइट है कि हम लोग जाके गवर्नमेंट में बोले कि दैट वी आर नॉट गेटिंग दिस राइट, और हम लोग कोर्ट में जाके जस्टिस पा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक ये है फंडामेंटल राइट्स है। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो होता है, ये इसमें भी बहुत सारे राइट्स ही मेंशन किए गए हैं, लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारा ये एनफोर्स नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको फोर्सफुली जाके नहीं बोल सकते कि हम लोग को ये चाहिए। ये बनाया गया है कि हम लोग सबको फॉलो ज़रूर करना है, दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, हर चीज़ को। लेकिन अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगर रूल नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है इसको फॉलो करना ही है, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर है प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैसे फॉर्म होता है, उसको कितने साल तक रहता है, पीएम है। फिर पीएम का हम लोग जानते हैं कि पीएम इज़ द फैक्टो, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम, और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। पीएम का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग को जस्टिस कैसे मिलता है, थ्रू जुडिशरी। जुडिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉच डॉग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो काम करता है, लेकिन जुडिशरी को सेपरेट किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे होता है, यूके से हम लोग ये लिए हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे पावर डिवाइडेड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। जुडिशरी को देखना है कि सारा जो हो रहा है काम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में वो सही से हो रहा है, दैट राइट इज गिवन टू जुडिशरी। तो इसी को बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द वॉच डॉग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। फिर आता है गवर्नर। गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट और पीएम के बारे में पढ़े हैं इंडिया के लेवल में, तो स्टेट लेवल में हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नर हर एक स्टेट का कैसे फॉर्म होता है, क्या काम होता है। और ऑफकोर्स सीएम के बारे में भी पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर भी होता है हर एक स्टेट का। देन यूनियन स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, वो लोग कैसे टुगेदर वर्क करते हैं। फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं आज तक, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मेजर अमेंडमेंट है 42 में, 44 में,
52 में, 73 और 74 में। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में कि हमारा जो पार्टी, कोई भी पार्टी अगर पावर में आता है, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इलेक्शन होता कैसे है। प्रेसिडेंट का लिए अलग से इलेक्शन होता है और पीएम के लिए भी अलग प्रोसीजर होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में कि जो हमारा बजट होता है फॉर्म, उसको फाइनेंसेस कैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईजीपी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट के बाद ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर क्या है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में और डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज ऑन प्रियम्बल। जैसे प्रियम्बल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन उसका क्या डिबेट किया जा रहा है, उसके ऊपर ही उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर में आता है कि वो अलग से, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, इसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस में आता है पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कांग्रेस से फर्स्ट पार्टी जो फॉर्म हुआ था 1885 में, बट बहुत सारे और भी पार्टीज उसके बाद फॉर्म हुए, बीजेपी, एसपी वगैरह, नेशनल और रीजनल, दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि नेशनल पार्टीज में कौन कौन से आते हैं, 10 पार्टी है नेशनल में, और रीजनल के बारे में भी पढ़ना है। फिर आता है प्रेशर ग्रुप्स, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑफिशियल लेवल पे काम करता है, हमारे लिए काम करता है, ऑफिशियली कैसे काम करना है वो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं लोग। और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप है वीक्यू और ये FICC। पे कट करिए, हाँ इसको नीचे करिए, इससे ब्लैक वाले को नीचे करिए, हाँ बस पेन पे क्लिक करिए, हाँ डन। जैसे वीक्यू है और FICC, ये जो होते हैं ये ऑफिशियल लेवल पे काम नहीं करते। अगर हम लोग का कोई डिमांड है जो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल नहीं कर रहे, तो वो किया जाता है इनके थ्रू। वीक्यू है भारतीय किसान यूनियन, किसान का फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो कि चलता है लास्ट ईयर से, बट वो लास्ट में उन लोग को मिल जाता है, उनकी जीत होती है। सो दैट वाज भारतीय किसान यूनियंस वर्क। देन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्शन के बारे में जो मैंने बोला, इलेक्शन कमीशन फॉर्म होता है, उसके बाद इलेक्शन किया जाता है। कौन सा एज वैलिड होता है, 18 अबव इज एलिजिबल फॉर वोट। देन इशूज इन इंडियन नेशनल डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रेशन, डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म। सेकुलर तो है इंडिया, लेकिन वो कितना वैलिड है आज के टाइम में, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी है, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल डिबेट। हमारे इंडिया में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट देयर इन UK देयर इज प्रेसिडेंशियल। सो वी विल स्टडी अबाउट बोथ द कंट्रीज एंड वी विल कंपेयर। देन रीजनलिज्म, लैंग्वेज, कास्ट एंड जेंडर। कितने सारे लैंग्वेज है इंडिया में, कितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कास्ट के बारे में और जेंडर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। इंडिया के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया कि इंडिया का सिस्टम क्या क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। जो सिलेबस है वो इंडिया के बारे में है। फिर यहाँ पे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, ये होता है USA, चाइना, रशिया और UK के बारे में। तो इन चारों के बारे में हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन चारों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इंडिया से कितना डिफरेंट है, और इंडिया ने क्या क्या बोरो किया इन सब से, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर इनका पहले तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है और अप्रोचेस हाउ टू स्टडी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। फिर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ, दैट नोबडी इज अबव द लॉ, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर फेडरलिज्म के बारे में और सेपरेशन ऑफ पावर कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कैसे पावर को डिवाइड किया गया है। फिर है ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे और हर एक देश के बारे में पढ़ेंगे कि सबका अलग अलग सिस्टम है, वो क्या है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का तो पढ़ेंगे और उसके बाद हर एक कंट्री का हम लोग पढ़ेंगे कि उनका पॉलिटिकल पार्टी क्या है और कैसे वर्क करता है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने, पार्लियामेंट में कौन कौन सा ऑर्गन है वो भी पढ़ लिया। तो उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट डिटेल में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसका नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे कैसे सारे कंट्रीज मिलते हैं और ग्लोबली कैसे डेवलप करते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के भी कितने टाइप होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रायंगल में फॉर्म होता है, ट्रायंगल में कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो ऊपर रहता है हायरकी, फिर आता है ये स्पैन ऑफ कंट्रोल, फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड, फिर आता है डेलीगेशन, फिर आता है कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में ये सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ये पढ़ने में आसानी होता है इसलिए पिरामिड वाइज हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे हम लोग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर तो है बट डेलीगेटेड क्या है, डेलीगेटेड में होता है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर को सेंटर से स्टेट की तरफ, वो उनको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इसमें है चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चीफ एग्जीक्यूटिव, नीचे लेवल पे कि चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि कैसे लोगों को हम लोग काम में जॉब मिलता है, जॉब हाउ दे आर रिक्रूटेड, वी विल स्टडी ओवर हियर। डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू के थ्रू होता है, कोई एग्जाम क्रैक करने के बाद होता है डायरेक्ट, और जो ऑलरेडी जॉब पे है इनडायरेक्ट उनका होता है थ्रू प्रमोशन। देन ट्रेनिंग एंड मशीनरी फॉर नेगोशिएशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, करप्शन जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे वो हम लोग पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉजेस क्यों होता है करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट फॉर्मेशन, जब बजट हमारा जो 5 साल का जो होता है ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कैसे बजट फॉर्म होता है, बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बजट पूरा हम लोग आ रहा है क्या। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट क्या क्या होना चाहिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने सारे डिपार्टमेंट है वर्क कर रहे हैं जो, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आईआर, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सारे यूएस, यूके, रशिया और चाइना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे कंट्रीज़ कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो लोग डिप्लोमेटिकली वर्क करते हैं। जैसे कोई भी रिलेशन अगर फॉर्म करते हैं हम लोग, कोई भी अगर हम लोग का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो वो हम लोग का इसके अंडर आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन हर एक कंट्री का। तो उसका मीनिंग क्या होता है, स्कोप और अप्रोचेस। पावर एंड आइडियोलॉजी, हर एक कंट्री का, हर एक नेशन का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। हमारा डेमोक्रेटिक है, हम लोग पीसफुल वे में एग्रीमेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जब भी रिक्वायरमेंट होता है हम लोग बांग्लादेश का हेल्प करते हैं, मालदीव्स का हेल्प करते हैं, वो सब हमारे आईआर में आएंगे। फिर नेशनल पावर, नेशनल लेवल पे पावर क्या है, हमारे इंडिया किस लेवल पे आता है, कितना पावरफुल कंट्री है, यूएसए के बाद इंडिया किस लेवल पे है वो हम लोग बताएंगे। फिर नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में आ जाता है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो डेवलपमेंट कर सकता है, नेशनल इंटरेस्ट कैसे कर सकता है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी अगर हेजमनी हो जाएगा, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में भी नो यूएस और यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था, बहुत ज़्यादा वॉर होता था, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था, दोनों हेजमनी में आ गए थे। उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूएस को हेजमनी मिल गया था। सो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कोल्ड वॉर पढ़ेंगे यूएस और यूएसएसआर का। फिर नॉन अलाइनमेंट पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट, इंडिया में कोई भी ज्वाइन नहीं किया था यूएस को या यूएसएसआर को, नेम फॉर्म हुआ था नेहरू के थ्रू, उसमें नॉन अलाइनमेंट होता था। जो थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो लोग किसी भी यूएस के तरफ भी नहीं गए थे और यूएसएसआर की तरफ भी नहीं गए थे, उनका अलग से अलाइनमेंट था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डिटेन और एंड ऑफ कोल्ड वॉर। देन पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स,
कि कोल्ड वॉर ख़त्म तो हो गया लेकिन यूएस हेजमनी में आ गया था, उसका हेजमनी के आने के बाद पॉलिटिक्स क्या था वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर रीजनलिज्म, सार्क, आसियान और ईयू, यूरोपियन यूनियन, सार्क, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉरपोरेशन और आसियान, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें अलग अलग कंट्रीज़ है और उनका अलग अलग एम है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आता है फॉरेन पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक नेशन का अपना फॉरेन पॉलिसी होता है कि कैसे उनको डील करना है दूसरे कंट्रीज़ में। जैसे साउथ कोरिया में हम लोग जानते हैं कि कैसे डील करते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट गोली से उड़ा देते हैं कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होता है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग पॉलिसी होता है, वो हम लोग डील करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल है, जैसे वैसे बहुत सारे ऑर्गन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इसको लास्ट में मैंने रखा है क्योंकि इसके पहले के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होता है। इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, हर एक अप्रोचेज है इसका, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पावर, एलिट का क्या है, मासेस का क्या है, इसका भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो सारा कवर होने के बाद। सो नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। पढ़ना तो सब कुछ है और टाइम भी है, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिवाइड कर दिया हर एक टॉपिक को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दोनों में ही थिंकर्स हैं। तो थिंकर्स के बारे में हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं कि इंडियन में कैसा है, वेस्टर्न में कैसा है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी भी है, इनको मैंने इन तीनों को साथ में रखा है, इन तीनों को साथ में कवर करना है। फिर आता है इंडिया का जो भी टॉपिक्स है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडिया का जो सारा टॉपिक है वो हम लोग साथ में कवर करेंगे। फिर है IR, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। IR में हर एक कंट्री का हम लोग को पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, नेशनल पावर क्या है, तो और कंपेयर करना है हर एक कंट्रीज़ को, तो इसलिए मैंने इसको साथ में रखा है। इन तीनों को जब हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे फिर तब हम लास्ट में आएंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, उसका ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता इसलिए। नेक्स्ट है सजेशन, यू डोंट नीड टू पैनिक, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी प्रिपेयर करने के लिए, और सब हम लोग साथ में अगर सिलेबस देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा घबराहट हो सकता है कि इतना ज़्यादा कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया हर एक को ताकि ईजिली आप कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है 10 हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और करेंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है क्योंकि CUET हो सकता है, तो उसमें क्या इंक्लूड होगा वो अभी ऑफिशियली लेवल पे हम लोग नहीं जानते हैं। और न्यूज़ भी पढ़ते रहना चाहिए, और अमेंडमेंट जो हो रहा है वो हमेशा अमेंडमेंट होता रहता है, कभी भी आ सकता है, उस पर भी हम लोग को फोकस करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है इस ईमेल पे, इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और प्रिपेयर करना है तो इस नंबर पे ज़रूर मैसेज करिएगा, और कोई भी अगर डाउट और क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।